हाँ मेरे सुन टू बी सी फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, हम लोगों ने एफएमएसएम का पेपर रिव्यू कर लिया था एंड उसके अंदर एमसीक्यू के सोल्यूशन भी डिस्कस कर लिए थे। साथ में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग क्या किया था कि डिस्क्रिप्टिव का एग्जैक्ट वेटेज डिस्कस किया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते, कौन कौन से कॉन्सेप्ट टारगेट किए थे। साथ में अपन ने हर एक क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन का तरीका क्या रहता, ब्रॉड ब्रॉड लेवल पे ओवरव्यू अपन ने लिया था। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर एफ एम के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव के एग्जैक्ट सोल्यूशन दे दो ना। तो राजा वही इस वीडियो में डिस्कस करें, आप लोगों ने बोला एंड हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझना कि इसका इंटेंशन कैसे, इसको यूज़ कैसे करना है। फर्स्टली दिस इज इंटेंडेड फॉर जो मई 26 में एग्जाम्स दे के आए हैं, ठीक है, एंड जो सितंबर 26 में एग्जाम्स लिखने वाले हैं, इन दोनों के लिए रेलिवेंट रहेगा, हाईली रेलिवेंट रहेगा ये वीडियो। क्योंकि एक चीज़ समझना, सितंबर 26 के अंदर भी जो एग्जाम्स लिखने वाले हैं बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोल्यूशन समझना, बिकॉज इससे आपको समझेगा कि आईसीआई किस लेवल पे जाके पेपर बनाता है। अगर मैंने मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात करी, मुझे समझ में आया कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो थी पेपर को लेके कि पेपर किस टाइप का आता है, उसमें ही कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, जबकि इस बार जो पेपर आया था वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही था। ऐसा नहीं कि पिछले अटेम्प्ट्स में अलग आ रहा था, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे आ रहा था। ठीक है, लेकिन बच्चों की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी पेपर को लेके एंड जैसे उनको ऐसा पेपर दिखा तो दे वर शॉक्ड। राइट, तो सितंबर 26 में अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना कि आप ये देखो कि ऐसे ही किस लेवल पे जाकर पेपर बनाता है, क्या क्या बीच में ट्रैप्स डाल रहा है, कैसे कैसे बना रहा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर वेरी वेल। ठीक है, एंड जो मई 26 में लेके आ रहे हैं आपके लिए भी ऑब्वियसली यूजफुल है। हाँ, तुम लोग ये मत करना कि सर सीधे 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 मेन सोल्यूशन देख लेता हूँ ना सर, सीधे मेन सोल्यूशन देख लूंगा, मेरे को बस मेन फिगर फिगर टैली करनी है। अरे वो मत करना नालायक हो। देखो समझो समझो, सबसे पहली बात तो स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ऐसा तुम मत करना कि सर सिर्फ फाइनल आंसर जाकर चेक कर लेता हूँ मैं, लास्ट लास्ट की फिगर देख लूंगा, वो मैच करी तो ठीक है, नहीं मैच करी तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना यार। देखो स्टेप मार्किंग होती है ना राजा, स्टेप मार्किंग होती है। तो बीच बीच के जितने जितने स्टेप्स हैं वो एक बार देखना, आप सारे देखना, स्टेप्स देखना, ऐसे बीच बीच स्किप करके नहीं, स्टेप्स देखना। मुझे पता है आप में बहुत ज़्यादा वो उछल हो रही होगी ना कि सर सीधे सीधे बस मेन फिगर देख लेता हूँ। बीच के स्टेप्स देखना, बिकॉज स्टेप्स के ज़्यादा मार्क होते हैं, फाइनल फिगर के कम मार्क होते हैं भाई, समझो। ठीक है, तो स्टेप समझ लेना एंड जहाँ जहाँ पे भी अल्टरनेटिव्स हैं, जहाँ जहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव डालता है हर क्वेश्चन के अंदर। तो जहाँ जहाँ पे अल्टरनेटिव पॉसिबल है मैंने भी डाला है, तो प्लीज़ सारे अल्टरनेटिव देख लेना। हो सकता है कि आपका एक नहीं करो तो दूसरा मैच कर रहा हो, तो सारे देख लेना। ठीक है, चलो फिर इसके बाद साथ साथ क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बताता चलूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप इसके बेसिस के ऊपर मार्क्स जोड़ने वाले हो अपने तो। ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना एंड जैसे सीधे फिगर जाके नहीं, वरना फिर आप गलत इवेल्यूशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A। इसके अंदर अपने को क्या बोला है कि यहाँ पे आपका 5% इंक्रीज इन सेल्स हो रहा है। ठीक है, एंड साथ में बोला है कि 9,000 इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका 5% सेल्स में इंक्रीज हो रहा है और आपका 9,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बेसिकली आगे की और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको पूछ रहा है कि आपको सेल्स बता दो एंड बाकी के लेवरेजेस निकाल के दिखा दो। ठीक है, अब इसमें बच्चे को जनरली कंफ्यूजन इसी लाइन में आया जो मैंने हाईलाइट कर रखी है कि इसका यूज़ कैसे करना है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाए एंड इसको समझने के लिए आपको बेसिक सा इनकम स्टेटमेंट का और मार्जिनल कॉस्टिंग का हल्का सा फ्लो समझना पड़ेगा। 3 अल्टरनेटिव सोल्यूशन पॉसिबल है, सबसे ईजी वाला पहले बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो एक चीज़ समझना, जितना भी चेंज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट ईवीआईटी। जो चेंज आपका ईवीआईटी में हो रहा है उतना ही चेंज आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर भी होता है। क्यों? बिकॉज बीच में क्या होता है, आपका फिक्स कॉस्ट आ जाती है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन की बीच में फिक्स कॉस्ट आ गई एंड देन आपके यहाँ पे ईवीआईटी आया है। ठीक है, तो जितना चेंज ईवीआईटी में हुआ है उतना कॉन्ट्रीब्यूशन में भी होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंज आई नहीं। तो इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। तो जितना चेंज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9,000 का है उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर भी 9,000 का है। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपको इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपका 5% चेंज इन सेल्स हुआ है। ठीक है, अब मुझे अपन ने सोलमेट रिलेशनशिप पढ़ी है इनकम स्टेटमेंट की, जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि जितना चेंज इन सेल्स से होता है उतना ही चेंज कंट्रीब्यूशन के अंदर भी होता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर भी 5% चेंज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5% चेंज हो रहा है आपके कंट्रीब्यूशन के अंदर एंड उसका अमाउंट 9,000 है, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा होगा? 9,000 डिवाइडेड बाय 5%। 9,000 डिवाइड बाय 5% आपका करंट कंट्रीब्यूशन रहा होगा 1,80,000 का। अगर आपका करंट कंट्रीब्यूशन 1,80,000 एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका पीवी रेशियो 40% है, तो पीवी रेशियो क्या दिखाता है कि सेल का कितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूशन है। तो आपकी सेल कितनी हो जाएगी? 1,80,000 बाय 40% यानी 4,50,000। ठीक है भाई, 1,80,000 अगर 40% है सेल का, तो सेल इसका डिवाइड बाय 40% हुई, 4,50,000। आपका करेक्ट आंसर चुका है। ये पहला अल्टरनेटिव है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या सोल्यूशन है? ठीक है, जो काफ़ी सारे बच्चों ने किया रहेगा कि उनको अपनी एक्स याद आ गया होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन वही एक्स वाला लेके देखते हैं कि सबसे पहले आपने सेल्स को एक्स मान लिया, करंट वाली को, देन बोला है 5% चेंज हुआ है तो नई वाली आ चुकी है आपकी। देन आपको पीवी रेशियो दे रखा 40% का, तो सेल्स का 40% आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, 40% कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम 135। ठीक है, माइनस करोगे तो आपके ईवीआईटी आ जाएगा एक्स के टर्म्स के अंदर। अब अपने को बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ है ईवीआईटी के अंदर वो 9,000 का हुआ है, तो अपने पास यहाँ पे एक्स की एक इक्वेशन आ जाती है।
अपन ने बोला है एक वेरिएबल सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू अपने पास 9000 आ जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन एक्स को निकाल पाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हुआ है, 0.02x का, क्योंकि 135 कट जाएगा और 0.42 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0.02x बचेगा। 0.02x इक्वल टू 9000 है, तो x कितना रहा होगा 9000 पे 0.02 इज विच इज इक्वल टू 4,50,000। इससे भी सेल्स निकल के आ गई। तीसरा अल्टरनेटिव भी पॉसिबल है। ठीक है, कि आप क्या बोलो कि देखो चेंज इन ईबीआईडी 9000 है, तो उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर भी चेंज हुआ है। ठीक है, अब चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 9000 हुआ है, 9000 अगर आपका चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड आपको बोला है कि आपका पीवी रेशियो 40% है। ठीक है, तो आपने पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस्टिंग के अंदर, क्या बोलता है, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो 40% अगर आपका पीवी है और आपके पास चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन आ चुका है कितना 9000, तो नीचे आप चेंज इन सेल्स निकाल सकते हो ना, कैसे, ये ऊपर जाएगा और 40% नीचे आएगा, तो 9000 में 40% करके आपका चेंज इन सेल आ जाएगा, विच इज 22,500। लॉजिकली भी समझ सकते हो कि भाई अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 9000 चेंज हो रहा है एंड वो 40% है सेल्स का, तो चेंज इन सेल्स डिवाइड बाई 40% आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इतना चेंज इन सेल्स है एंड ये 5% चेंज को जैसे हुआ है, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा होगा 22,500 पे 5% यानी 4,50,000, ये भी निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना था। इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, किसी ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया रहेगा, किसी ने बीईपी लेके भी करा रहेगा, मल्टीपल अल्टरनेटिव एग्जिस्ट हैं इसके अंदर, जिससे भी आप जिस भी मेथड से 4,50,000 तक पहुंच रहे हो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले। 4,50,000 के इसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव से आपका निकाला हो। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है कि इसमें आपको लेवरेजेस निकालने, लेवरेजेस के अंदर भी अलग अलग अल्टरनेटिव से ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले सबसे कॉमन जिन मेजर क्या रहेगा कि उनके पास सेल्स आ चुकी है, सेल्स से कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंचेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी आ जाएगा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करंट लेवल है एंड इसके अंदर आप यूज करोगे क्या, अपना ओएल के एफएल के फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, इस डेटा के ऊपर। एंड आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 4, 3 एंड 12 की। सिंपल, पहला अल्टरनेटिव तो ये है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जिन्होंने सही किया रहेगा उन्होंने ये किया रहेगा, इसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा अल्टरनेटिव किसी बच्चे ने किया हो सकता है, एक सेकंड, रुको यार, रुको। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव किसी बच्चों ने क्या हो सकता है कि सर आपको चेंज इन सेल्स दे दिया है ना, तो अपन नया वाला सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, नया वाला सेल्स कितना है 4,70,500, हम इसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं एंड हम इसकी डेटा के थ्रू ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एफएल एंड इनके फॉर्मूले लगाते हैं। ये भी करोगे, उनसे आपकी ये फिगर्स आएंगी, इनसे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ये भी मेरे ख्याल से आईसीएआई को इसका भी अल्टरनेटिव देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हो सकते हैं ये करें। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे दे। ठीक है, वैसे करेक्ट वाला तो यही है करेक्ट वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे ये भी अल्टरनेटिव दे। ठीक है, तीसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उसका तो ऐसे, वो तो श्योरली ऐसे देगा, वो ये देगा कि आप ये ओएल एफएल और सीएल वाले फॉर्मूले ये मत लगाओ, आप वो वाले लगा लो, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कौन सा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। उससे भी करोगे, उससे भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। कैसे निकलेगा वो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है 9,000 ऑन 45,000 विच इज 20%। ये ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इज 20% एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है 5%, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो जाएगा 4, और इस वाले फॉर्मूले से भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब जो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला वो भी लगा सकते हो एल एफ एल सी एल के, उनसे भी आपके पास जो आंसर आएगा वो इससे मैच ही करेगा। तो ये वाला अल्टरनेटिव एंड वो जो परसेंटेज चेंज वाला है वो तो फॉर श्योर आपको मिलने ही वाला है एग्जाम के अंदर, एंड आई एम होपिंग कि ऐसे ये भी अल्टरनेटिव दे दे। ठीक है, चलो उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसकी अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड था आपको समझाना, ये बेस्ड था सबसे पहले दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपको थोड़ी सी मार्जिनल कॉस्टिंग समझनी थी एंड दूसरा यहाँ पे आपको समझना था अपना सोलमेंट रिलेशनशिप, क्या कि जितना चेंज सेल्स में होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन में होता है। इसी यही तो रीजन है कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट का अलग से चैप्टर रखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बैच के अंदर। ठीक है, रेगुलर के अंदर 3 लेक्चर्स हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर भी उसको हम अलग से कवर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेट के आसपास लेक्चर्स पर अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ राजा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1B पे, जो आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का दे रखा है। ये सेम क्वेश्चन अपने सुपर 100 के अंदर था। ठीक है, इन्होंने एज इट इज उठा के पूछा है, बस डेटा मॉडिफाई किया एंड एक छोटी सी चीज चेंज कर दी है। वो क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड दे दिया सुपर 100 के अंदर, आप देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बोला है क्या 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है आपके पास। ठीक है, जो 100 रुपीज ईच का है, फेस वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या है कि सर नेट प्रोसीड्स क्या उठाएं, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़। ठीक है, विद द रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, देन करंट मार्केट प्राइस दे रखी 85 की। देन आपको बोला है, देखो अब यहाँ पे की समझना कि आपको मतलब क्या है, लाइफ कौन सी लेनी है आपको, 5 ईयर्स की लेनी है कि 7 ईयर्स की लेनी है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, अच्छा देख 5 ईयर्स ही आई है, 7 ईयर्स का तो यहाँ पे कन्फ्यूजन अराइज ही नहीं होता है, क्योंकि जो 7 ईयर्स आपको दे रखा है ना, वो तो आपको डिविडेंड के लिए दे रखा है कि कंपनी का डिविडेंड इतना ग्रो हुआ है 7 ईयर्स में। वो डिविडेंड का है, वो तो उसका है ही नहीं, वो तो इसका है ही नहीं, डिबेंचर का है ही नहीं। एंड दूसरी बात मैंने आपको बहुत चीख चीख के बताया था
सेम सिमिलर क्वेश्चन जो अपना था सुपर 100 के अंदर कि हमेशा डिबेंचर्स के फॉर्मूले के अंदर रिमेनिंग मेच्योरिटी आती है, डिबेंचर ले लो प्रेफरेंस ले लो, हमेशा रिमेनिंग मेच्योरिटी की बात होती है अगर वो रिडीमेबल है तो, हमेशा टोटल लाइफ की बात नहीं होती, हमेशा रिमेनिंग की होती। अभी तो इसमें इन्होंने कंफ्यूज नहीं किया, अभी इसके अंदर टोटल लाइफ दे देते ना तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, अभी तो इन्होंने दिया नहीं, कंफ्यूजन का ऑप्शन ही नहीं था, 5 डायरेक्टली लेना है अपने पास, एक ही तो लाइफ। ठीक है, लेकिन हमेशा रिमेनिंग आती, ध्यान रखना। दूसरा चीज यहाँ पे आपका फेस वैल्यू आएगा 100 का कि मार्केट प्राइस आएगा 85 का। देखो ये एग्जिस्टिंग डिबेंचर है। ठीक है, अगर आपने अटेंड किया था मेरे साथ में क्रिटिकल ट्रिकी एडजस्टमेंट का सेशन एग्जाम से एक दिन पहले, मैंने उसके अंदर आपको पूरा बताया था कि कैसे कैसे निकालना होता है अपने को। ठीक है, अपने को इशू पर फ्लोटेशन को नेट प्रोसीड्स कैसे निकालना होता है। मैंने आपको बोला था न्यू इशू और एक्जिस्टिंग इशू में फर्क करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दोनों के अंदर सेकंड प्रायोरिटी जो थी नेट करंट मार्केट प्राइस की थी। मैंने क्या कहा था कि न्यू इशू है कि एक्जिस्टिंग इशू, आप समझना सबसे पहले तो मैंने ये भी बोला था कि अच्छा आपको बोले कि हैज इशूड तो वो एक्जिस्टिंग इशू है, बोले कि इशू कर रही है कंपनी इज इशूइंग और कंपनी इशूज तो वो न्यू इशू है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ हैज इशूड तो वो पास्ट टेंस है, पास्ट नहीं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एक तरीके से। तो उसके अंदर बोल रहा है कि वो काम हो चुका है ऑलरेडी, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, हैज इशूड मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो एक तरीके से इसका मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, तो ये एग्जिस्टिंग इशू है। तो इसके अंदर अपना सेकंड प्रायोरिटी किसका है, करंट मार्केट प्राइस का है। थर्ड प्रायोरिटी है फेस वैल्यू का। ठीक है, अच्छा चलो आपने एग्जिस्टिंग और न्यू के बीच में फर्क नहीं भी किया तो भी दोनों ही केस के अंदर सबसे पहला प्रायोरिटी करंट मार्केट प्राइस का है, सेकंड प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी फेस वैल्यू का है। तो फेस वैल्यू तो नहीं आ सकता राजा, करंट मार्केट प्राइस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेशन मेथड होता तो ठीक था, दोनों अल्टरनेटिव ऐसे दे सकता था, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू है उसके चक्कर में क्या होगा, अगर आप 100 लेके करोगे ना तो एक बहुत गंदा प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, पहले अपन 85 का नेट प्रोसीड्स लेके सॉल्व करेंगे, समझना एक क्वेश्चन के अंदर क्या करना है अपने को। देखो आपको यहाँ पे उसके बाद बोला है कि डिबेंचर होल्डर्स हैव एन ऑप्शन टू इधर रिडीम इट एट अ प्रीमियम ऑफ 5% और टू कन्वर्ट ईच डिबेंचर टू 5 इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको बोला था कि डिबेंचर्स के अंदर 2 डिबेंचर होते हैं, एक तो कन्वर्टेबल होता है जिसके अंदर मैंडेटरीली कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के अंदर। एक में ऑप्शन होता है कि आप यहाँ तो कन्वर्ट भी करा सकते हो इक्विटी के अंदर या फिर आप कैश में भी ले सकते हो। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, अपन दोनों से वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कैश की वैल्यू ज्यादा मिल रही है शेयर डिबेंचर होल्डर को कि उसको इक्विटी की वैल्यू ज्यादा मिल रही है। दोनों में से जो हायर होता है उसको अपन रिडेम्पशन वैल्यू चूज करते हैं, तो यहाँ पे अपने को वो करना पड़ेगा। ठीक है, आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि अच्छा 8 रुपये का इंटरेस्ट है, उसको आफ्टर टैक्स करते तो 5.6 रुपीज हो जाता है। नेट प्रोसीड्स करंट मार्केट प्राइस रहेगा 85 का। ठीक है, 100 वाला मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एन 5 ईयर्स लेना है, देन रिडेम्पशन वैल्यू अपने को क्या लेना, हायर ऑफ कैश रिडेम्पशन वैल्यू और इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू, उनमें से जो हायर है उसको लेंगे। ठीक है, तो उसमें कैश रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा, प्रीमियम है 5% का तो 105 का ही प्रीमियम हो जाएगा। मतलब 100 प्लस 5% प्रीमियम इज 105। देन आपको इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू निकालिए, वो क्या बोला है 5 ईयर्स बाद रिडेम्पशन होने वाला है, 5 ईयर्स बाद रिडेम्पशन होने वाला है, तो अपने को चाहिए कि 5 ईयर्स बाद जब रिडेम्पशन होगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी उनको इक्विटी शेयर्स की। 5 शेयर मिलने वाले हैं हर डिबेंचर होल्डर को, तो 5 शेयर्स की जो वैल्यू चल रही होगी 5 साल बाद अपने को वो चाहिए, तो अपने को 5 इंटू P5 करना पड़ेगा, अपने को P5 चाहिए, P0 से काम नहीं चलेगा, P5 चाहिए, तो P5 पहले निकालना पड़ेगा। P5 कैसे निकालेंगे, दे तो P0 रखा है, P0 के अंदर अपन 5 ईयर्स की ग्रोथ ऐड करके 5 ईयर्स की ग्रोथ ऐड करेंगे तब जाके अपने पास P5 आएगा। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था कि सोलमेट रिलेशनशिप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोलमेट रिलेशनशिप, उस पर हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते क्लास के अंदर, कोई नहीं पढ़ाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि देखो मार्केट प्राइस, आपका डिविडेंड एंड आपका ईपीएस वगैरह, इन सब में जितनी जो ग्रोथ रेट होती है वो सेम ही होती है क्योंकि सब एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो ग्रोथ रेट डिविडेंड के अंदर आएगा वही आपके मार्केट प्राइस में कंटिन्यू करने वाला है। तो अभी आपको डिविडेंड की ग्रोथ रेट निकालनी, जो यहाँ पे ग्रोथ फिल करोगे आप। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, आपको एक तो अभी का डिविडेंड दे रखा है D0, एक 7 साल पहले का दे रखा है, तो उसके अंदर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इक्वेशन लगा दोगे कि T0 इज इक्वल टू D - 7 इंटू 1 + G की पावर 7। यहां से आप G निकालोगे, कैसे निकलेगा, ठीक है, 1 + G की पावर 7, इसको आइसोलेट करो एक तरफ, तो 1 + G की पावर 7 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8.03 डिवाइडेड बाय 5, 8.03 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू होनी चाहिए आपके 1 + G की पावर 7 की। अब 1 + G की पावर 7 इज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना हो गया इसका वैल्यू 1.606। अब आपको क्या करना है, टेबल में जाकर ढूंढना है कि 1.606 कहां पे है, कौन सी रेट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि 7 ईयर्स की बात हो रही है, 7 ईयर्स के अंदर जाके ढूंढना है कि 1.606 कौन सी रेट पे आ रहा है। 7 ईयर्स ये रहा, इसमें जाके ढूंढो 1.606 कहाँ है, ये रहा, तो रेट आपकी हो जाएगी 7% की। ठीक है, अपन ने सीखा भी था सुपर 100 के अंदर ये चीज कि रेट कैसे ढूंढनी होती है, 7%, तो आपका जी हो जाता है 7% का। ठीक है, उसको आप यहाँ फिल इन करोगे। यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ पे बच्चों ने गलती शायद हो सकता है करी हो, इसी ने ट्रैप डाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जी की जगह पे रखोगे कितना 0.07, ठीक है, P0 16 रख दिया। अब इसकी पावर 5 अपने को करनी है, तो इसकी पावर 5 करेंगे तब जाके P5 निकल के आएगा अपने पास। अब यहाँ पे आपको डालना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, वो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ढूंढने में ऐसे ने ट्रैप डाला है, ध्यान से देखना क्या किया है। 7% रेट है,
5 ईयर्स है, 7% रेट है, 5 ईयर्स है। उल्टा मत कर देना, क्योंकि उल्टा भी मौजूद है टेबल के अंदर। ये आपकी टेबल, ठीक है। ये 5% रेट पे है, रेट भी है, 7% रेट भी है, 5 ईयर्स भी है, 7 ईयर्स भी है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे रखा है। तो अपन ने क्या बात करी, 7 रेट है, 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स ये रहा, इसमें जाके ढूंढो 7 रेट, जो ये रहा 1.403, ठीक है। ये नहीं है, ये है 1.403, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे क्या, 1.403, इसके वैल्यू आ जाएगी, दो डेसिमल राउंड ऑफ करेंगे तो 22.45 आ जाएगी। अब 3 तक भी कंटिन्यू करोगे तो चलता है, मार्क्स मिल जाएंगे। इसका 22.45 हो गया, 5 शेयर मिलने वाले, 1 शेयर की प्राइस है, ठीक है। तो 5 इंटू P5 करेंगे तो 112.25 हो जाएगा। इन दोनों में से हायर कौन सी वैल्यू है, कैश की इक्विटी की? इक्विटी की। तो इक्विटी वाला अपना रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा। बस अपने पास सब कुछ सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब अपन लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। ये ईयर्स लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कैश फ्लो लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ले लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, एनपीवी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, एनपीवी आ गया। इसको इंटरपोलेशन लगाओगे तो आपके पास 11.67 निकल के आ जाएगा। अब कोई बच्चे बोले सर मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया तो मैं क्या करूँ, अप्रॉक्सीमेशन के मार्क्स मिलेंगे क्या? अच्छा, अगर मैक्सिमम बच्चों ने लगाया रहेगा अप्रॉक्सीमेशन तो आई जस्ट होप कि आईसीआई अप्रॉक्सीमेशन के मार्क्स भी दे दे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्या पता अप्रॉक्सीमेशन के मार्क्स देगा कि नहीं देगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू करना है, ठीक है। जहाँ पे डाउट होता है, कंफ्यूजन का मैटर होता है, वहाँ पे आईसीआई अल्टरनेटिव्स डालता है, लेकिन लिखने के बाद भी क्या दूसरे सोल्यूशन के मार्क्स देगा कि नहीं देगा उसका मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो आईसीआई की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। उसको मर्जी रहेगी तो दे सकता है, नहीं रहेगी तो शायद ना दे, ठीक है। चांस ज़्यादा किसका रहेगा, शायद नहीं देने का चांस ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बोला है ना प्रेजेंट वैल्यू है। डाउट होता है तो देता अल्टरनेटिव, यहाँ पे डाउट है ही नहीं, खुद ही बोल रहा है क्लियरली, ठीक है। अब अगर आप फेस वैल्यू को 100 मान लो तो क्या सोल्यूशन आएगा? अगर आप फेस वैल्यू को 100 मान के सॉल्व करोगे ना तो आपका नेट प्रोसीड्स 100 हो जाएगा। आई मीन फेस वैल्यू तो 100 है ही, नेट प्रोसीड्स को आप अगर आप 100 मान लो तो, नेट प्रोसीड्स को 100 मान लो तो क्या होगा देखो। फिर अगर आप एनपीवी निकालोगे ना तो 10% रेट पे भी नेगेटिव आएगा आपका एनपीवी, 12% रेट पे भी नेगेटिव आएगा एनपीवी। मैंने कहा था 2 रेट क्वेश्चन में दे रखी होती है, उन दोनों पे अपने को निकालना पड़ता है, तो दोनों पे ही नेगेटिव आ रहा है। अगर दोनों पे ही नेगेटिव आ रहा है तो आपका इंटरपोलेशन मेथड नहीं लगेगा, इसके अंदर आपका एक्स्ट्रापोलेशन लग चुका है। तो आप फॉर्मुला सेम लगा सकते हो जो अपने पास है, ठीक है, लेकिन अभी इंटरपोलेशन नहीं है, ऐसे अपन एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, बिकॉज 2 रेट्स के बाहर का आप रेट ढूंढ रहे, बीच का नहीं ढूंढ रहे, ठीक है। तो इससे लगभग 7.44 आता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ऐसे ही इसके मार्क्स देगा क्या, क्योंकि दोनों पे ही नेगेटिव है। तो शायद इंटेंशन तो नहीं रहा होगा कि अपने को ऐसी रेट देनी जिसपे दोनों के नेगेटिव आ जाए। अगर उनको ये वैल्यू कंसिडर करनी होती तो ऐसी रेट्स देते जिससे दोनों के, जिससे इसके ऊपर भी 100 लेने पे भी एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आता, दोनों पे नेगेटिव आया तो आई थिंक ऐसे का इंटेंशन ये वाला अल्टरनेटिव कंसिडर करने का नहीं रहा होगा, बट आई स्टिल होप कि ऐसे ये भी अल्टरनेटिव दे दे एंड इसके भी मार्क्स अलोकेट करे। मैंने तो आपके लिए लिख दिया है कि क्या पता दे दे इसके मार्क्स, ठीक है। चलो उसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 1C। ये अपना रेशियोज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर इन लोगों ने नया क्वेश्चन बनाया है। रेशियोज के अंदर हमेशा ही नया क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना कि रेशियोज के अंदर रिपीट होगा क्वेश्चन, नया ही बनता है, ट्विस्ट होता ही है उसके अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर है सिंपल, एक बस छोटा सा बहुत ही प्यारा पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा क्या। सबसे पहले आपको पूछ रहा है इसके अंदर कि क्या निकालना है अपने को। सबसे पहले इसमें अपने को निकालना है टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयरहोल्डर। बहुत सिंपली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, डिविडेंड की बात देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है डिविडेंड यील्ड 4% का। डिविडेंड यील्ड क्या बताता है कि मार्केट प्राइस के ऊपर डिविडेंड से कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मुला लॉजिकली कैसे बनता है, अच्छा मैं ये लॉजिक क्यों बताता हूँ हमेशा फॉर्मुलास के, ताकि अगर आप फॉर्मुला बोलो तो आप लॉजिकली डिराइव कर सको, ठीक है। 4% क्या दिखा रहा है कि डिविडेंड मार्केट प्राइस के ऊपर कितना रिटर्न देता है, तो इसका फॉर्मुला क्या बन जाएगा, डीपीएस अपॉन एमपीएस, ठीक है। इसमें एमपीएस की वैल्यू आपके पास है कितनी, 40 की, तो आप डीपीएस निकाल लो 40 इंटू 4% करके, 40 इंटू 4% इज 1.6, तो आपका डीपीएस हो जाता है 1.6। इसको आप मल्टीप्लाई, ये आपका डीपीएस है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपके पास टोटल इक्विटी डिविडेंड आ जाएगा। इक्विटी डिविडेंड पूछ रहा है, इक्विटी, क्योंकि इससे प्रेफरेंस भी है, उसका ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 12 लाख की कैपिटल है, 10 रुपीज़ ईच है, तो 1,20,000 शेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटू 1,20,000 आप करोगे तो 1,92,000 आ जाएगा, 1,92,000। एंड ये सेम सोल्यूशन आपने देखा रहेगा, तो मैंने उस पर भी डिस्कस किया था अपने पेपर रिव्यू के अंदर, वहाँ पर तो 192 मैंने बता ही दिया था, ठीक है। चलो ये 192 एक का सोल्यूशन आपका लॉक हो जाता है, 192 रुपीज़, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है ईपीएस बता दो। ईपीएस निकालने में बहुत सिंपल है, कैसे देखो, कुछ बच्चों ने को शायद ये पूरा सोल्यूशन नहीं सॉल्व हुआ होगा, जिसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, शायद उसमें कंफ्यूजन हुआ रहेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना स्टेप मार्किंग होती है। जैसे खुद ही बोल रहा है ना, पहले 2 के एक मार्क है, तो एटलीस्ट उतना तो सॉल्व करके आया करो, क्योंकि पहले 2 पार्ट तो सिंपल है, उतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं अपन, ठीक है। देन आपको बोल रहा है कि पी रेशो से ईपीएस निकालो, ईपीएस निकालो, मतलब ईपीएस पूछ रहा है, आपके पास मार्केट प्राइस दे रखा है, पी रेशो दे रखा है, निकल जाएगा, ठीक है। पी रेशो क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस है उसमें से,
ईपीएस निकल के आ जाएगा। कैसे? 40/8, 40/8 यानी 5 रुपीज़ का आपका ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, देख लो आप। पी रेशो ये होता है, इसमें आप एमपीएस डाल देना, ईपीएस ऊपर चल जाएगा, ये 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 रुपीज़ का निकल के आ जाएगा। थर्ड वाले के अंदर मजा है, मजा मस्त डाला है इन्होंने पॉइंट। क्या? रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अब रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट चाहिए, जो अपने को दे ही नहीं रखा है, तो कहाँ से निकालेंगे? अपन कहाँ से निकालेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट? रेट दे नहीं रखा है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को जो रेशोज दे रखा है डिविडेंड के टर्म्स में उसको यूज करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको टोटल डिविडेंड कवरेज रेशो दे रखा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे लोगों ने टोटल डिविडेंड दिया है। टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो बेसिकली मींस इसमें इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों के कवरेज की बात कर रहा है। एंड आपने जो मोस्टली फॉर्मुलास पढ़े रहेंगे वो अपने प्रेफरेंस डिविडेंड के और इक्विटी डिविडेंड के पढ़े रहेंगे, मोस्टली जो अप्लाई भी किए रहेंगे वो वही किए रहेंगे। यहाँ पे इसने टोटल का पूछ लिया, इसलिए फॉर्मुले के अंदर हमेशा लॉजिक समझना बहुत काम आता है, जिसके अंदर अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि फॉर्मुले का लॉजिक समझो, क्योंकि यहाँ पे उसने नया रेशियो एक तरीके से पूछ लिया आपसे। ठीक है, ये यूज होता है इंडस्ट्री में, लेकिन एक तरीके से क्वेश्चन नहीं थे, तो अभी आपको ये डिराइव करना पड़ेगा खुद से। तो लॉजिक से आप डिराइव कर सकते हो। लॉजिक मैंने क्या बताया, कवरेज रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते कवरेज रेशियो, कि कोई अमाउंट मुझे पे करना है लाइबिलिटी, तो उसको मैं कितने टाइम्स पे कर सकता हूं। तो अपने न्यूमरेटर में क्या आता है, कौन सा आइटम जिससे वो लाइबिलिटी पे होती है, और डिनोमिनेटर के अंदर वो लाइबिलिटी आती है। तो मुझे टोटल डिविडेंड की पूछ रहा है, टोटल डिविडेंड कितनी बार पे कर सकता हूं, तो नीचे आपका आ जाएगा क्या, टोटल डिविडेंड जो होगा इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। न्यूमरेटर में आपके पास आएगा क्या, वो आइटम जिससे ये दोनों पे होते हैं। अब ये दोनों किससे पे होते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिला के ईएटी में से पे होते हैं। सर ईएटी में से प्रेफरेंस पे होता है, अरे अच्छा ईएटी में से प्रेफरेंस पे होता है, लेकिन फिर प्रेफरेंस पे होने के बाद जो बचता है उसमें से इक्विटी डिविडेंड पे होता है एक तरीके से। तो दोनों की अगर मुझे क्लब बात करनी पड़ेगी, तो दोनों एक तरीके से ईएटी में से तो जन्म ले रहे हैं, तो ऊपर आपकी ईएटी आएगा, ये आपका फॉर्मुला हो जाएगा। एंड आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 2.863। ठीक है, अब इससे सॉल्व नहीं होने वाला, इससे सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे अपने को एक और स्टेप करना पड़ेगा। क्या? देखो ये आपने फॉर्मुला लिख दिया। अब ईएटी देखो, मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए उस इक्वेशन के अंदर, दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। इसमें ईएटी भी नहीं पता अपने को, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं पता, सिर्फ इक्विटी डिविडेंड पता है, तो अपने को इसको एक वेरिएबल रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो ईएटी को मैं ई टैश प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ईएटी को मैं ई टैश प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकता हूँ, बिकॉज ईएटी में से माइनस करते हैं अपन प्रेफरेंस, तब आता है अपने पास ई टैश। तो मैं बोल रहा हूँ ई टैश प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दो तो ईटी निकल के आ जाएगा, बस। तो मैंने इसको लिख दिया ई टैश प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, एंड ई टैश मैं निकाल सकता हूँ, इक्विटी मेरे पास है, तो पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड वो निकाल के अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ई टैश कैसे निकालेंगे? देखो ईपीएस तो आप निकाल ही चुके हो पिछले वाले पार्ट में, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। 5 रुपये का ईपीएस था, नंबर ऑफ शेयर 1,20,000 है, तो 6 लाख का आपका ई टैश हो जाता है। ठीक है, अब बस आपने यहाँ पे 6 लाख रखा, यहाँ पे इक्विटी डिविडेंड रखा, प्रेफरेंस डिविडेंड खाली बचा, यहाँ पे हमने 2.863 लिख दिया। सॉल्व करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 27,000 रुपये की। अब रेट निकाल लोगे आप, 27,000 आ चुका है, 27,000 डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड का प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख, 9% की रेट निकल के आ जाती है। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट भी बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट था ये, मजा आ गया देख के मुझे तो। ठीक है, प्रेफरेंस अब आपको लास्ट वाले में पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ, ईएटी पूछ रहा है बेसिकली। ईएटी सिंपल, अभी तो ईएटी को अपन ने ऐसा ये लिखा था, बस इन दोनों की वैल्यू डाल दो, ईटी निकल के आ जाएगा। ई टैश प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ई टैश आप निकाल चुके हो 6 लाख का, प्रेफरेंस डिविडेंड आप निकाल चुके हो 27,000 का, तो 6 लाख प्लस 27,000 या 27, खत्म। ठीक है, सॉल्व हो गया। एंड रेशियो से क्वेश्चन के अंदर जनरली अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपको फिक्स्ड अमाउंट ही निकालनी होती है, अमाउंट्स एक ही हो सकती है, अलग नहीं हो सकती। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 2A। ये अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में अपने है क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्ट के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, क्वेश्चन बैंक में मौजूद है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर दो मशीन है, मशीन M एंड मशीन N। ठीक है, एंड उसके अंदर एंड रिलेटिवली रेडियो टर्म्स में के अंदर क्वेश्चन सिंपल सा था ज़्यादा, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन अपने। ठीक है, मशीन M और N, इस बार इन लोगों ने क्या किया, जो बच्चा चैप्टर छोड़ के जाता है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो रिलेटिवली इजी पूछा, देखे देखे क्वेश्चन पूछे। एंड जो चैप्टर बच्चा छोड़ के नहीं जाता, अच्छे से करके जाता है कि ये तो कर ही लूंगा, लेवरेज और रेशियोज, उसका फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर ही नया क्वेश्चन बना दिया। और बच्चे साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में ज़्यादा आए हैं, अगर आप इसी पेपर को आज जाके घर पे जाके देखोगे तो शायद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आपने स्ट्रेस में इसको डिफिकल्ट पाया, काफ़ी सारे बच्चों से मैंने बात करी, उन्होंने इसको स्ट्रेस में डिफिकल्ट पाया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हुए अपने सिमिलर टर्म्स पे ही थे, जो अपन ने सुपर 100 या क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखे हैं। ठीक है, अपन ने कल डिस्कस भी किया था कि कितने नए क्वेश्चन बनाए हैं, कितने फेमिलियर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अपने को बोल रहा है कि देखो दो मशीन है, मशीन M और N, दोनों की लाइफ अलग अलग है। ठीक है, आपको सैलवेज वैल्यू दे दी, इनकी सेविंग्स दे दी, रनिंग कॉस्ट दे दी, सब आपको सारी चीज़ें दे दी। आपको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, टैक्स रेट इतनी है। सबसे पहले आपको NPV और PI निकालना है, लास्ट में बोल रहा है कि EAC निकाल के बताओ किसको चूज करना है। ऑब्वियसली लाइफ अलग अलग है, तो डिसीजन अपना EAC पे ही आएगा, लेकिन उससे पहले अपने को NPV भी निकाल के दिखाना है, PI भी निकाल के दिखाना है।
निकालना है, ठीक है कर लेंगे। ठीक है, अपना प्रोसेस क्या होता है, अपने को प्रोसेस अप्लाई करना अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि 3 स्टेप में निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट, सीफैट एंड देन टीसीएफ, टर्मिनल कैश फ्लो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ परचेज कॉस्ट है और कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। देन अपन सीफैट निकालते हैं, सीफैट के अंदर अपने कौन कौन से आइटम्स आते हैं, सबसे पहले अपन ले लेंगे रेवेन्यू, देन उसके अंदर से अपने एक्सपेंसेस लेस करते हैं, देन डिविडेंड, देन अपना डिप्रेशन वगैरह लेस करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि आपकी क्या होने वाली है, रेवेन्यू के टर्म्स में दे रखा है सेविंग्स एंड वेजेस, ये दोनों आपकी रेवेन्यू हो जाएंगे। देन सेविंग्स एंड स्क्रैप, ये एक तरीके से आपका रेवेन्यू हो जाएगा। 11 लाख प्लस 1 लाख 12 लाख प्लस 1 20, तो ये 12 लाख दिन 13 20 हो जाता है। ठीक है, ये देन आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको, रनिंग कॉस्ट दे रखी है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, 9 लाख की 11 लाख की, ये आपने लेस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अभी तक डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, टैक्स लेस नहीं हुआ है, इसको अपन बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन लेस होगा, जो भी बहुत सिंपल है। परचेज कॉस्ट दे रखी है आपको, सैलरी जो आपको दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है, एसएलएम पे आप निकाल लोगे। ठीक है, एज डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, इसको लेस करोगे तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा। देन डेप्रिसिएशन, देन इसके बाद अपन टैक्स लेस करेंगे, टैक्स की रेट दे रखी है, टैक्स को गलती से 30% मत ले लेना, 25% है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर जिस पेपर के अंदर 30% है, उसके अंदर इसके अंदर अकेले 25% दे दी, तो टैक्स रेट का ध्यान रखना ना। टैक्स रेट लेस करोगे ईएटी आ जाएगा, ईएटी के अंदर डेप्रिसिएशन आप एड बैक कर दोगे तो आपके पास सीफैट निकल के आ जाएगा। ये प्रोसेस अपन ने डिस्कस किया ही था, अगर आपने ट्रिकी एडजस्टमेंट वाला वीडियो देखा रहेगा, ये चीज़ बताई थी ना मैंने जाते जाते आप लोगों को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर जाते जाते अपन ने ये पूरा प्रोसेस डिस्कस किया ही था, कैश फ्लो कैसे निकालना होता है, बस वही तो अप्लाई करना था अपने को। ठीक है, ठीक है, देन आपको टर्मिनल कैश फ्लो लास्ट में लेना है, उसमें कुछ भी नहीं है, सैलवेज वैल्यू आ जाएगी बस, जो आपने ऑलरेडी निकाली सैलवेज वैल्यू यहाँ पे 10% इसकी एंड इसकी भी 10% वो आपने यहाँ पे लिख दी। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको एनपीवी निकालना है, एनपीए निकालना है। एनपीवी निकालने के लिए आप सारे कैश फ्लोस लिखोगे, उनके प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखोगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, उसमें से इन्वेस्टमेंट लेस किया तो एनपीवी आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे इन्वेस्टमेंट से तो आपके पास पीआई आ जाएगा। अब पीआई के अपने पास 4 डेसिमल तक भी कोई लिख सकता है, 3 तक भी लिख सकता है, 2 तक भी लिख सकता है, जो भी लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, अप्रोक्सीमेशन के मार्क्स नहीं कटते हैं। यूजुअली मैंने आपको क्लास के अंदर क्या बताया था कि 3 डेसिमल तक पीआई को यूजुअली निकाला करो, पीआई एनपीआई दोनों ही। ठीक है, ये मशीन एम का है, सिमिलरली इस तरीके से मशीन एन का निकल जाएगा 1 to 7 ईयर्स का। ठीक है, इसके अंदर भी 3 डेसिमल तक 4 2 तक सब तक चलेगा आपको। देन सेकंड वाले में ईएससी पूछ रहा है, ईएससी निकालने के लिए अपने को एनपीवी को डिवाइड करना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। ठीक है, एनपीवी तो अपन निकाल के आ चुके हैं, डिवाइड करेंगे प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर से। अब दोनों का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अलग अलग होगा, ये 5 ईयर्स की लाइफ है, इसका 5 ईयर्स का फैक्टर लेंगे, 7 ईयर्स की इसका 7 ईयर का फैक्टर लेंगे, जो अपन ने यहाँ पे निकाला भी है, ये 5 ईयर्स का फैक्टर, ये 7 ईयर्स का फैक्टर। अब कुछ बच्चे, जैसे मैंने क्लास के अंदर भी समझाया रेगुलर के अंदर, कि कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि ये दोनों को इनको ऐड कर देते हैं। नहीं बाबा, ये नहीं करना है, ये 1 to 5 ऑलरेडी आ चुका है, ये 5 वाला फिर से आ रहा है, तो टोटल नहीं करना है, वो ऑलरेडी आ चुका है 5 वाला इसके अंदर, तो 3.889 इसका लेना है एंड इसका 5.032 लेना है, तो वापस ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद आपके पास डिवाइड करके ईएससी निकल के आ जाएगा, जिसका ईएससी हाईएस्ट होगा उसको चूज करोगे, इसको आप मशीन एम को सिलेक्ट कर लोगे। अब कुछ बच्चों ने मुझे ग्रुप में बोला कि सर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गलती से दोनों के अंदर सेम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लिया है, तो उसके मार्क्स क्या कटेंगे। अच्छा देखो, आपका एक तो सही है, दूसरा वाले तो गलत है, तो दूसरे वाले के अंदर सिर्फ ये जो ईएससी के मार्क्स हैं शायद उतने कट जाएं, लाइकली शायद आधा से 1 नंबर कट सकता है उसका। ठीक है, या फिर उन साथ में अगर आपका एडवाइस चेंज हो चुका है उसकी वजह से, एडवाइस अगर आपका चेंज हो जाएगा तो एडवाइस के भी शायद आधा मार्क्स कट जाएगा, तो आप मान के चलो 1 से 1.5 नंबर कटेगा, बाकी मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि एक तो सही है ना आपका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। देन अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2B पे। 2B के अंदर ये लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन अपने वॉल्ट और सुपर 100 के अंदर मौजूद था, इसके अंदर लोगों ने ट्विस्ट ऐड किया है। ट्विस्ट क्या ऐड किया है समझते हैं। देखो, अपन ने, मैंने आपको बताया था, अगर आप पेबल्स वाले सुपर 100 में जाओगे तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इनवॉइस वैल्यू दी जाए, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू दी जाए, तो आपको रेट कंपेयर करके तो बताना ही है पेबल्स के अंदर, आपको कैलकुलेट करके भी बताना है कि कैश फ्लो किसमें कितना होने वाला है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने इनवॉइस वैल्यू भी दे दिया है, एंड क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि आपको पहले बताना है एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऑफर, वो आप रेट पे कंपेयर करके बताओगे, देन उस डिसीजन को सपोर्ट करके दिखाओगे विद कैलकुलेशंस। तो जो मैंने बोला वो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी ऐड कर दिया, तो उसमें तो कैलकुलेशन करके दिखाना ही था, सिर्फ रेट कंपेयर करके आंसर नहीं कंप्लीट होगा ना, आपको कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ेगी। इसके अंदर उन्होंने नया चीज़ क्या कर दिया कि यहाँ पे टैक्स रेट भी डाल दिया। अब वो टैक्स रेट पहली बार आया पेबल्स के क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कंसेप्चुअली दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, एंड यहाँ पे सबसे अलग अलग अल्टरनेटिव्स पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ बच्चे ने अलग किया रहेगा, कुछ बच्चे ने अलग किया रहेगा ना, इसी की जिम्मेदारी है कि सारे अल्टरनेटिव्स कंसिडर करें जो लॉजिकल है। मैं आपको सारे अल्टरनेटिव्स बताऊंगा, मेरे हिसाब से लाइकली वाला ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लॉजिकल कौन सा है मैं आपको वही बता दूंगा। ठीक है, चलो कुछ तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपने को रेट निकालनी है। रेट निकालने का काम बहुत सिंपल है, 2% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो 2/98 कर देंगे।
ठीक है। देन आपको बोला है कि 1 महीने के अंदर पे करोगे तो मिलेगा डिस्काउंट, वरना 3 महीने का नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये अपन किसके लिए पे कर रहे हैं, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, 2% एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, 2 महीने का एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने के लिए। तो इसको अपन, तो ये 2 महीने की कॉस्ट हो गई बेसिकली। नीचे अपना फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है अपना, डी डिवाइड बाय 100 माइनस डी, देन मल्टीप्लाई बाय 365 बाय टी लेते थे। यहाँ पे 365 की जगह 12 मंथ्स लेंगे। टी का मतलब क्या होता था कि कितना एक्स्ट्रा उधारी ले रहे हो, कितना एक्स्ट्रा उधारी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है 3 माइनस 1 यानी 2 ईयर्स का। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली। तो इसको अपन अप्लाई करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, देखो 2/98 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 12.24 आपका निकल के आएगा। ठीक है, 12.24 आपका निकल के आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसका रेट निकल के आ गया। अब सेकंड वाला ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट के अंदर बोला है कि आपका 10% का रेट है, लेकिन साथ में टैक्स रेट भी दे रखा 30% का। तो ओवरड्राफ्ट का रेट अगर 10% है तो उसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग भी तो मिलेगा। तो आपकी रेट हो जाएगी 10 इंटू 1 माइनस टी विच इज 7%। ये पहला अल्टरनेटिव है। मुझे हो सकता है आपने इसको टैक्स रेट को कंसिडर ही नहीं किया, काफी सारे बच्चों ने टैक्स रेट को इग्नोर ही कर दिया रहेगा। एंड आई होप ऐसे उसका भी अल्टरनेटिव मौजूद कराया अपने सॉल्यूशन के अंदर कि जिन बच्चों ने इग्नोर ही कर दिया। तो वो भी अल्टरनेटिव मैंने डाला है, क्योंकि ऐसे ही करता है ऐसा। जब भी कोई क्वेश्चन एडजस्टमेंट पहली पहली बार आता है तो उसके अराउंड जितने भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे ही डालता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला अल्टरनेटिव भी, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, देखो ये आपने डाला 10 इंटू 1 माइनस टी, 7% आपके आ चुका है। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे डिसीजन लेना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसे सोल्यूशन रेट लिख के आ जाने से काम नहीं चलेगा, डिसीजन लेना सीखना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिखाया भी था सुपर 100 के अंदर कि देखो ये 12.24 मिल रहा है, 2 महीने एक्स्ट्रा उधारी लेने की कॉस्ट 12.24 पड़ रही है, और यहाँ पे 7% ही पड़ रही है। तो मैं इसको क्यों लूंगा, ये तो महंगी है। दैट मीन्स मैं इससे एक्स्ट्रा उधारी नहीं लेने वाला, मैं 1 महीने के अंदर सेटल कर दूंगा। 1 महीने में सेटल करने के लिए मुझे कैश डिस्काउंट अवेल करना पड़ेगा। तो आपका रीजनिंग क्या हो जाएगा कि मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा एंड मैं कैश डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लूंगा। ये आपका फाइनल आंसर इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो इसमें रेट निकालने का होगा, एक तो ये इसका होगा एंड इसके फाइनल डिसीजन कंक्लूजन का आपका मार्क्स हो चुका होगा। एंड देन आपको कैलकुलेशन बतानी है। कैलकुलेशन कैसे निकल के आएगी, एक्सेप्ट डिस्काउंट पेमेंट, ये रिजेक्ट डिस्काउंट की पेमेंट। सबसे पहले एक्सेप्ट डिस्काउंट अगर कर लेते हो आप 1 महीने के अंदर पे करोगे सप्लाई को कितना, 98%, 75,000 का 98% है 73,500। ठीक है, देन इसके अंदर 2 महीने बाद आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने वाले हो। इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने वाले ओवरड्राफ्ट के ऊपर कितनी पे करोगे, 73,500 का आपने लोन लिया रहेगा, उसके ऊपर आप 10% का इंटरेस्ट रेट दोगे, जिसके ऊपर आपको 30% की टैक्स सेविंग मिल जाएगी। तो इसलिए इसको इंटू 70% कर देंगे एंड लेंगे सिर्फ 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने के लिए अपन नहीं ले रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा 857.5 का। तो यहाँ पर टोटल पेमेंट इतनी निकल के आ जाएगी। इसको आप राउंड ऑफ भी करके दिखा सकते हो इतना। ठीक है, दूसरी एंड पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको ये 75,000 का पेमेंट करना है 3 महीने बाद, जो निकल के आ जाएगा 75,000 टोटल। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी सेविंग हो रही है एक्सेप्ट करने में डिस्काउंट को। तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट, क्योंकि सेविंग हो रही है यहाँ पे इतने रुपए की। तो दोनों से सेम ही आपको आंसर दिखाना है कि अच्छा वो भी सही है ये भी सही है, सपोर्ट करके दिखा दिया मैंने। ठीक है, ये पहला अल्टरनेटिव। अब वो बच्चे जिन्होंने टैक्स रेट को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया, वो उसको छोड़ के आ जाए। मेरे ख्याल से ऐसे ही अल्टरनेटिव मौजूद होना चाहिए। आई एम होपिंग एंड आई सीरियसली होप कि ऐसे ही अल्टरनेटिव भी दे। ठीक है, जबकि मोर लाइकली सोल्यूशन पहला वाला है, लेकिन ये भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड अगर आपने ये वाला किया है तो लेट्स मेक वन थिंग, लेट्स इंश्योर वन थिंग कि अपने सोल्यूशन ऐसे तक पहुंचा दें कि ऐसे ही प्लीज़ इसको भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, मैंने भी मेल मेरी तरफ से कर दिया ऑलरेडी बच्चों, टीचर को, वो सॉरी ऐसे ही को, कि ये भी सोल्यूशन कंसिडर कर लेना, लेकिन आपको भी भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसका तो 12.24 ले लिया, ओवरड्राफ्ट को आपने ग्रॉस ले लिया, तो आपका फाइनल आंसर तो सेम ही निकल गया। इसमें भी एक्सेप्ट कैश डिस्काउंट करोगे, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब आप ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट को के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपने इसको 1225 ही लिख दिया, सिंपल। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आएगा आपका 74,725 एंड ये 75,000। अगेन यहाँ पे बस टैक्स सेविंग नहीं, बाकी तो सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पे आपकी इतनी की सेविंग होगी, कंक्लूजन आपका अभी भी सेम आने वाला है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज होगा। देन एक और अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर ये हो सकता है कि आप बोलो कि सर ये अपन ने ओवरड्राफ्ट को तो नेट ऑफ टैक्स किया ही, जो आपकी ये है ना ट्रेड पेबल की जो अपन ने कॉस्ट निकाली उसको भी आफ्टर टैक्स करो, उसको भी आफ्टर टैक्स करना चाहिए आइडियली अपने को। ये किस मंशा से अपन कर रहे हैं इसको आउट ऑफ टैक्स, समझना एक चीज। ये जो आपने कैश डिस्काउंट लिया 2 रुपीज़ का, आपने कैश डिस्काउंट लिया, एक तरीके से 2% का कैश डिस्काउंट लिया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या कैश डिस्काउंट टैक्सेबल नहीं होता है, होता है, तो उसके ऊपर भी तो आपकी टैक्स लगेगा ना। तो आइडियली अपने को इसको भी एक तरीके से नेट ऑफ टैक्स करना चाहिए। ठीक है, ये एक और एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट आपको दो का मिलता, लेकिन आप उसके ऊपर टैक्स पे कर देते, तो नेट बेनिफिट तो कम हो गया ना आपका। तो आपकी रेट भी आइडियली थोड़ी सी कम होनी चाहिए।
ये इस लॉजिक से इसको भी आफ्टर टैक्स किया जा सकता है, ये भी एक अल्टरनेटिव मौजूद होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादा लाइकली सोल्यूशन जो है जिसको ज़्यादा ऐसे इज्जत देगा वो पहले दो वाले हैं, बट ये भी होना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, किसी ने किया है तो आई जस्ट होप कि हो, एंड जिन्होंने किया है प्लीज़ ऐसे तक पहुंचा देना। सी, नया एडजस्टमेंट आया है, ठीक है, ऐसे ही एक्चुअल में किस वाले को ज़्यादा तवज्जो देता है, एक्चुअली वो ऐसे ही कोई पता है। एज ए टीचर हमारा काम है लॉजिकल सोल्यूशन क्या है वो आप लोगों तक प्रेजेंट करना, वो मैं कर रहा हूँ, एंड ऐसे तक पहुंचाने का काम भी मेरा ही है। ठीक है, आप लोगों ने अगर किया है तो प्लीज़ ऐसे तक पहुंचा देना, ये लॉजिकल है। ठीक है, ग्रे एरिया है, देखो ग्रे एरिया है कि इस 12.24 के ऊपर टैक्स सेविंग लेनी है कि नहीं लेनी है, ये ग्रे एरिया है। ठीक है, क्योंकि देखो कैश डिस्काउंट तो टैक्सेबल है, ठीक है, कैश डिस्काउंट टैक्सेबल है, लेकिन अपन यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट ले रहे हैं। 12.24 एक तरीके से इंटरेस्ट कॉस्ट है, एंड टैक्सेशन ये 12.24 की इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट अगर मैं लेता तो ऐसे उसको टैक्सेशन उसको रिकॉग्नाइज करता, लेकिन 12.24 की जो इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने निकाली है ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, टैक्सेशन इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, तो टैक्स सेविंग कैसे ले रहे हो आप इसके ऊपर। इसलिए एक अल्टरनेटिव वो था जिसके अंदर 12.24 अपन ने डायरेक्टली ले लिया, टैक्स सेविंग नहीं ली क्योंकि ग्रे एरिया टैक्सेशन नहीं मानता इसको। देन एक कैश डिस्काउंट वाला ले लिया अपन ने कि अपन बोले कि नहीं ठीक है इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन कैश डिस्काउंट पर तो टैक्स लगता है, तो आप 12.24 को भी आफ्टर टैक्स करो एक तरीके से। तो दोनों अल्टरनेटिव पॉसिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते देने चाहिए सही को। ठीक है, चलो तो अपन ने लिया है 8.57 एंड देन उसके बाद डिसीजन सेम ही आएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन के अंदर डिफरेंस क्या आएगा आपका, कि आपने जो कैश डिस्काउंट लिया 1500 रुपये के ऊपर 30% गई, आपका कैश डिस्काउंट होगा 1500, उसका 30% आपने टैक्स ले लिया, कि यहाँ पे आपने 73,500 तो दिया ही है, लेकिन उसके साथ में आप इसके ऊपर टैक्स भी पे करोगे जो आपने कैश डिस्काउंट लिया है कितना 1500 लिया है, उसके ऊपर 30% टैक्स आपका निकल जाएगा 450 रुपीज़ का। ठीक है, बाकी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भी आपका आफ्टर टैक्स ही होगा, यहाँ पे टोटल निकालोगे तो आपका आता है 74,807 का, एंड यहाँ पे 75,000। ठीक है, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी सेविंग्स हो रही है तो आपका डिसीजन सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिसीजन के ऊपर फाइनल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो क्वेश्चन आते हैं 3A पे। ये क्वेश्चन एज इट इज सुपर 100 में से ही है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, फिगर चेंज कर दी ऊपर नीचे कर दी बस, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, कुछ ट्रिकी है ही नहीं इसके अंदर, क्या बताऊँ मैं ये सुपर। जिसमें जो ट्रिकी पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर, पी रेशो वाला निकालना था, पी से फिर के ई निकालना था, वो तो हटा ही दिया इन्होंने, एकदम सिंपल था ये तो क्वेश्चन। ठीक है, सुपर 100 वाला। चलो तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इसमें ईपीएस 6 का आएगा। ईपीएस के बाद आपको बोला है कि पहले वाले पार्ट में कि आप 20% का रिटेंशन रेशो लेके, एक तो आप क्या निकालो, पहले वाले पार्ट में क्या पूछा निकालने के लिए, पहले वाले पार्ट में पूछा है ईपीएस निकाल के दिखाओ एंड देन मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, सिंपल है। ईपीएस तो अपन ने निकाल लिया, सिंपल ही है। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालेंगे कैसे, फॉर्मुला लगा के उसके अंदर डी और ई की वैल्यू डालनी होती है, डी निकालने के लिए रिटेंशन रेशो बताया है 20 का रिटेंशन रेशो तो 80% का डिविडेंड पे आउट रेशो हो जाएगा, ईपीएस 6 का उसके ऊपर 80% आपका डिवी रेशो लग के डिविडेंड निकल के आ जाएगा, सॉल्व करोगे प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले में बोले अगर प्राइस 60 की होनी चाहिए तो कितना निकल के आएगा अपना डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशो रिटेंशन रेशो कितना रहना चाहिए, तो ठीक है 60 रख दिया, डी मान के सॉल्व करेंगे इसको तो डी निकल के आएगा अपना 1.5 रुपीज़ के आसपास। अगर आप अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस अगर आपका आता है तो हो सकता है आपका 1.49 रुपीज़ भी डी का आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल फिगर 1.5 है एक्यूरेट वाली। ठीक है, 1.49 भी अगर आपका आ रहा है तो शायद इसके भी मार्क्स देगा ऐसे, अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस के मार्क्स नहीं घटते। डीपी रेशो निकाल लेंगे 1.5/6 ईपीएस का 25% हो जाएगा, तो रिटेंशन रेशो पूछा था 75% मिल जाएगा। फाइनल आंसर रिटेंशन रेशो पूछा है तो आपको रिटेंशन रेशो की फिगर भी दिखानी है, डीपी रेशो निकाल के खुश होकर इसको अवॉइड करके मत आ जाना, इसके मार्क्स तो होंगे, इसके भी मेन मार्क्स रिटेंशन रेशो के। ठीक है, थर्ड वाले में पूछा है गोर्धन मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम पे आउट कितना होता है, गोर्धन और वोल्टर का सेम ही कंक्लूजन होता है, वो अपन लिख देंगे कि 0% होगा, ये तो सिंपल ही था। ठीक है, अब अपन आते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 3B। ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग साइकिल, कैश और रिसीवर्स को मिक्स कर दिया लोगों ने। अगर आपने सुबह मेरे ग्रुप में आपने देखा रहेगा चैनल के ऊपर, तो मैंने सुबह ही कहा था कि अगर वर्किंग कैपिटल छोड़ के जा रहे हो तो टॉपिक कर लेना, ऑपरेटिंग साइकिल कर लेना, आप ये इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी कर लेना, आप कैश वाला कर लेना। ठीक है, ये सारे मैंने टॉपिक्स आपको बोले थे, पेबल्स कर लेना, ये मैंने आपको टॉपिक्स बोले थे, क्वेश्चन तक बताए थे कि ये कर लेना। एंड नसीब देखो अपना जो यूनिट बोली थी उन सबके क्वेश्चन आ गए वर्किंग कैपिटल के अंदर, जो जो बोले थे सबके क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। तो नसीब इस बार शानदार काम किया, पिछली बार भी नसीब काम किया था इसके अंदर कि अपन ने कहा था फैक्टरिंग आएगा, रिसीवल्स आएगा, फैक्टरिंग काफी टाइम से नहीं आया, तो पिछली बार रिसीवल्स आ गया था। अब अगली बार भी देखते हैं, क्या पता नसीब अगली बार भी काम कर जाए, लेकिन जिन बच्चों ने वो चीज़ मान के देखा रहेगा ना उनको मज़ा जरूर आया होगा कि सर तो सारे आगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये अपने सुपर 100 में मौजूद है, सुपर 100 में मौजूद है, एज इट इज क्वेश्चन मौजूद है, बस इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट किया है जिसके अंदर ये लोगों ने रेशियोज को थोड़ा सा मिक्स किया है, बाकी ये पूरा मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर सेकंड वाला पार्ट भी है, सेकंड वाला जो पार्ट है इसका ये बी वाला, इसके अंदर भी ये भी सुपर 100 के अंदर मौजूद है, रिसीवर्स के अंदर।
तो एक तरीके से उन्होंने रिसीवेबल्स का एक क्वेश्चन और एक अपना कैश बजट के अंदर जो क्वेश्चन था सुपर 100 का, कैश ऑप्टिमम कैश वाला सुपर 100 के अंदर था, वो दोनों को इन्होंने एक तरीके से इस बार मिक्स कर दिया, साथ में बना दिया, जबकि मटेरियली कोई डिफरेंस नहीं हुआ इस दोनों के अंदर, दोनों एक तरीके से अलग अलग क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो आप दोनों को अलग अलग मान के भी सॉल्व करते तो सॉल्व हो जाता। तो ये तो पूरा सुपर 100 में से था। ठीक है, चलो इसको अपन देखते हैं। इसके अंदर क्या बोले, रिसीवेबल्स आपके 60 डेज का टाइम लेते हैं, तो ये आपका हो गया डी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। देन आपको इन्वेंट्रीज का बोला है 90 डेज का, उसको अपन एफ ले लेते हैं। मतलब जितनी भी इन्वेंट्रीज है सारा मिला के 90 डेज के बाद कलेक्ट के लिए स्टोर रहते हैं, तो उसको अपन एफ ले लेते हैं। आपको क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड दे दिया 30 डेज का, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 30 डेज का दे दिया। सेल्स बताइए आपको 200 लाख की, आपको बोला है कि आपकी ये इवनली अर्न होती है, सारी की सारी क्रेडिट के ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% दे रखा है। ठीक है, कंपनी ने कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर नहीं किए हैं। टैक्स रेट बता दी, 3 डेज बोला है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है। सबसे पहले क्या पूछा, कैलकुलेट द कैश साइकिल एंड द मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, कैश साइकिल निकालना, कैश टर्नओवर निकालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट्स एज दे बिकम ड्यू। अगर एवरेज इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड को कम कर देते हैं तो कितना सेविंग हो जाएगा, सब इसके अंदर पूछा है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का चेंज करके। एंड ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट करके चलनी भी पड़ेगी कि सुपर 100 में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन स्टडी मार्ट का ले लो, सुपर 100 का ले लो, किसी भी टीचर के क्वेश्चन बैंक का ले लो, कुछ भी ले लो, एज इट इज नहीं आएगा, छोटे मोटे ट्विस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। दैट इज द पैटर्न ऑफ ICA राइट नाउ। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं लॉजिक समझाता हूँ सुपर 100 में कि इसका लॉजिक समझो। क्वेश्चन मिलेगा लेकिन ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आपको लॉजिक के साथ में हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इतना तो आएगा ही चेंज। जो नए क्वेश्चन थे पूरे पूरे तो मैंने आपको बता दिया लेवरेज और रेशियोज के, लेकिन ये उसमें से ही था। ठीक है, देखो सबसे पहले कैश साइकिल निकालने बोल रहा है। मैंने कहा था कैश साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल एक ही बात होती है। तो कैश साइकिल कैसे निकलेगी अपने, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल निकलती है, अपन ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं ऐसे, बस इनकी वैल्यूज डाल देना, आपकी कैश साइकिल भी आ जाएगी। कैश टू कैश साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल एक ही बात होती है, इनके हमने वैल्यूज डाल दी तो 120 डेज का आपका कैश साइकिल निकल के आ जाएगा। अब इसका लॉजिक मैंने आपको क्या समझाया था कि मिनिमम कैश बैलेंस कैसे मेंटेन करना, वो कैसे निकलता है। अगर 120 डेज का आपका पीरियड है, 120 डेज का पीरियड है, दैट मीन्स 120 डेज तक आपको कोई भी पेमेंट कलेक्ट नहीं होती है कस्टमर से। 120 डेज तक की जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपको खुद की जेब से लगानी पड़ती है, तो वो आपका मिनिमम कैश टू भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई नहीं रहा कैश तो आपको खुद की जेब से लगाना पड़ेगा 120 दिन का खर्चा। तो अब आपका 120 दिन में कितना खर्चा होने वाला है ऑपरेटिंग खर्चा, आपको वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग खर्चा इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, 200 लाख की सेल्स दे रखी है और बोला है 10% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 200 लाख में से अपन 10% प्रॉफिट मार्जिन अगर हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा उसको अपन एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए रहेंगे, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 10% प्रॉफिट मार्जिन कम करके कैसे निकलेगी। ये मैंने आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर क्लियरली समझाया था कि अच्छा आप ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, जहां पे टैक्स वगैरह कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया है, लेकिन लाइकली उसको कंसिडर नहीं करने वाले। डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल जो निकलेगी 200 लाख में से 10% कम करके निकलेगी, विच इज 180 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी हो जाएगी 180 लाख की। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने और किया रहेगा, सर पहले इसको बिफोर टैक्स कर लेते हैं, उसके बाद और एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन हो सकता है इसे वेल्थ अल्टरनेटिव भी डाल दे, लेकिन मेरे ख्याल से 180 लाख विल बी द मेन फिगर। अल्टरनेटिव देता है तो शायद देगा, लेकिन 180 लाख विल बी द मेन फिगर। ठीक है, 180 लाख दे दिया। अब 180 लाख आपका साल भर का खर्चा है, जिसमें से 120 तक दिन के जो खर्चे हैं उनके लिए आपको कैश निकाल के रखना पड़ता है। तो 180 लाख इंटू 120/360 कर देंगे तो 60 लाख आता है, आपको इतना कैश रखना पड़ेगा। ठीक है, 120 दिन के लिए निकाल दिया आपने, कितना होता है 60 लाख, इतना कैश आपको रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया कि मिनिमम कैश मेरा 160 लाख है। कैश साइकिल भी निकाल दिया, मिनिमम कैश भी निकाल दिया। इसके लिए आपको मिल जाएंगे पेटीएम पे 2 नंबर, यानी एक एक दोनों का, कैश साइकिल का एंड कैश उसका मिनिमम कैश निकालने का। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन नंबर बी आता है। बी के अंदर आपको क्या बोला है कि अगर कंपनी क्या कर रही है, वो 2% कैश डिस्काउंट देती है डेटर्स को, जिससे उनका कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाता है 30 डेज से। अभी उनका 60 डेज का है और 30 डेज कम हो जाएगा, तो यानी 30 डेज पे गिर जाएगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड 60% ऑफ द डेटर्स विल अवेल द स्कीम। ठीक है, 60% अवेल करेंगे, लेकिन एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका ड्रॉप होकर 30 डेज पे आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कैश साइकिल ही कम हो जाएगा। कैश साइकिल पहले 120 डेज का था, जिसमें से इनका 30 डेज अभी कम हो रहा है, तो आपका कैश साइकिल बचेगा 90 डेज का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डेज के बराबर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 90 डेज के बराबर ही आपको कैश रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपके कैश के अंदर सेविंग हो रही है। तो अभी क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिडक्शन इन द मिनिमम कैश टू बी मेंटेन टू मीट ऑब्लिगेशन आफ्टर द प्रपोज्ड स्कीम इज अडॉप्टेड। देखा अपने लोगों ने ट्विस्ट कैसे किया। अपना जो क्वेश्चन था सुपर 100 का, उसके अंदर लोगों ने क्या लिखा था, कितनी सेविंग हो जाएगी अगर आप एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कम कर देते हो 30 डेज से। तो इन्होंने इसको चेंज करके यहाँ पे रिसीवेबल्स का क्वेश्चन इंटीग्रेट कर दिया, जिसमें 30 डेज फिर से कम हो रहा है। तो डायरेक्ट लाइन लिख के नहीं दी, नया पार्ट डाल दिया वहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन बनते एग्जाम के अंदर। अगर आप मेरा मॉक टेस्ट देते, मॉक टेस्ट के अंदर मैंने सेम चीज़ करी थी। ठीक है, कि क्वेश्चन चेंज किए थे, कुछ नया, किसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन मिक्स कर दिया, बस सेम अपन ने आपको ट्रेन किया था। मैंने आपको बोला भी था मॉक टेस्ट राइटिंग में देना, दैट हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर दैट स्ट्रेस दैट यू विल फेस इन द एग्जाम। आपको देना चाहिए मॉक टेस्ट राइटिंग में, एंड सुपर 100 भी सारा राइटिंग में करना चाहिए आपको।
ठीक है, चलो उसके बाद अपन बोलते हैं व्हाट विल द रिडक्शन, तो ये निकल जाएगा अपना कि अपना रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो जाएगा, अपना रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा 90 डेज का। अब 90 डेज के बराबर कैश रखना पड़ेगा, 180 लाख इंटू 90 बाई 360 इज 45 लाख, इतना आपको कैश रखना पड़ेगा। तो आपका कितना सेविंग हो रहा है, कैश के अंदर कितना रिडक्शन हो रहा है, आपको हो रहा है 60 लाख माइनस 45 लाख इज 15 लाख, इतना आपका कैश में रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपसे सेविंग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितना रिडक्शन हो रहा है कैश के अंदर, रिडक्शन इन द मिनिमम कैश टू बी मेंटेन, वो 15 लाख का हो रहा है, वो अपन ने लिख के दिखा दिया है ना, 15 लाख। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये तो नॉर्मल था। अब इसके अंदर ये लोगों ने स्कीम इंट्रोड्यूस करी है जो ये रिसीवेबल वाली है, इसके बारे में पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेट सेविंग ड्यू टू सच स्कीम। ठीक है, एंड शुड द कंपनी अडॉप्ट द स्कीम। अब ये स्कीम का कैसे वैल्यूएशन करते हैं, जैसा अपन एवैल्यूएशन क्रेडिट पॉलिसी के अंदर करते थे कि कैसे करते हैं, करंट पॉलिसी लिखते हैं, नई पॉलिसी लिखते हैं, नेट बेनिफिट निकाल के दिखाते हैं, बस आप वही करने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ अल्टरनेटिव पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि ये लोगों ने इसके अंदर टैक्स रेट भी डाली है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डाली है। कुछ बच्चों ने जैसा लॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है इसको आप मानो पोस्ट टैक्स। ठीक है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अपना क्या होता है, कॉस्ट इज ऑलवेज इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब हमेशा आफ्टर टैक्स, तो दिस इज पोस्ट टैक्स। तो ये टैक्स वगैरह काट पीटने के बाद लास्ट में माइनस होगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने हो सकता है इसको प्री टैक्स मान लिया, जो रीजन कुछ बच्चे मान लेते हैं, ठीक है पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से आईसीआई को इसका पोस्ट टैक्स एंड प्री टैक्स दोनों का अल्टरनेटिव देना चाहिए, तो मैंने भी इस पर दोनों का दिया है। ठीक है, एंड आई होप कि आईसीआई दोनों के अल्टरनेटिव दे दे। अब किसी ने कोई पर्टिकुलर अल्टरनेटिव किया है, प्री टैक्स मान के किया है, पोस्ट टैक्स किया है, तो अब मैंने देखो आईसीआई को पूरा सोल्यूशन भेज दिया। अगर आप भेजना चाहो अपनी संतुष्टि के लिए तो आप भेज सकते हो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से देना चाहिए आईसीआई को अल्टरनेटिव्स। ठीक है, चलो उसके बाद अपन आते हैं अल्टरनेटिव वन। इसके अंदर अल्टरनेटिव वन पहले सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपन उसको पोस्ट टैक्स मान के ही सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग लिखेंगे, प्रपोज लिखेंगे। एग्जिस्टिंग के अंदर अपना 200 लाख का सेल, इसमें 200 का आ जाएगा सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, 180। ठीक है, देन अपना कैश डिस्काउंट आ जाएगा इसके अंदर, 60% लोग अवेल कर रहे हैं तो 200 इंटू 60% इंटू 2% कैश डिस्काउंट आ जाएगा। माइनस के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसमें सब टैक्स माइनस करोगे 30% पे, पीएटी आ जाएगा। पीएटी के बाद माइनस करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर निकलता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन 180 लेके चल रहे हैं, 180 लेके चल रहे हैं। दोनों के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड चेंज हो चुका है, पहले वाले में 60 है, इस वाले में 30 है। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट 12% है, तो आपका दोनों का कॉस्ट ऑफ फंड निकल के आ जाएगा। लेस करोगे तो नेट बेनिफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि नेट बेनिफिट इंक्रीज हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको नेट सेविंग्स पूछी है कि स्कीम इंट्रोड्यूस करने से नेट सेविंग्स कितनी हो रही है, तो आपको सिर्फ यहीं पर आकर रोक नहीं देने का है, आपको बताना है कि अच्छा इसको स्कीम इंट्रोड्यूस करने से मैं कितना पैसा बचा ले रहा हूं, तो आपको वो बताना है कि अच्छा कितना पैसा बच रहा है, 12,000 रुपये बच रहा है सर, क्यों, यहां से लेके यहां तक 0.12 लाख बच रहा है आपका, ये सारी फिगर्स लैक्स के अंदर है, तो दैट मीन्स 12,000 रुपीज। ये भी आपको आंसर के अंदर लिख के आना है, इसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स होगा, सिर्फ यहां तक नहीं रुकना है। अच्छा आपने ये नहीं लिखा है, ये कर लिया है, ठीक है, आपको रीजनेबल मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ इसके जो होंगे वो कटेंगे, ऐसे सारे नहीं कटने वाले आपके। ठीक है, चलो अब कोई बच्चे इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी इसको किया जा सकता है। उसमें क्या करेंगे अपन, उससे अपन सारी फिगर्स नहीं लिखने वाली दोनों की, अपन प्रपोज के अंदर क्या क्या इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ वो लिखने वाले। क्या क्या इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल सेम है, सेल सेम है, सिर्फ एक कैश डिस्काउंट में चेंज आ रहा है, दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ फंड में चेंज आ रहा है, और इसके अंदर कुछ चेंज आएगा कैश डिस्काउंट के अंदर, तो आपके टैक्स के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा, बस वही है, और तो क्या चेंज है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट ले लिया, यही आपका इंक्रीमेंटल पीबीडी हो जाएगा, कि आपका इंक्रीमेंटल पीबीडी कितना हो जाता है, -2.4। ठीक है, क्योंकि बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा ये कॉस्ट आ रही है कैश डिस्काउंट की, तो ये आपका इंक्रीमेंटल पीबीडी इतना हो जाता है कि -2.4, यानी अपना पीबीडी एक तरीके से कम हो गया। इसके ऊपर आपको टैक्स की सेविंग मिल जाएगी 0.72 की एक तरीके से। ठीक है, देन आपका इंक्रीमेंटल ईएटी आ जाएगा। ठीक है, आपने इतना कम हुआ तो आपको टैक्स में भी थोड़ा सा बचत होगी ना, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है एक तरीके से, तो टैक्स आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये बेनिफिट हो गया एक तरीके से। इसको लेस करोगे तो इंक्रीमेंटल ईएटी आ जाएगा। ठीक है, ये 2.4 में से लेस किया तो ये आपका इंक्रीमेंटल ईएटी लॉस थोड़ा सा कम हो गया। अब इसमें से आप लेस कर दो कि अपना सेविंग्स ड्यू टू लोअर कैश टू बी मेंटेन्ड, वो कैसे निकालोगे, 15 लाख का आपको कैश मेंटेन करना, 15 लाख का आपका सेविंग हो चुका है, उसके बाद आपने 12% की कॉस्ट बचा ली एक तरीके से। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया 1.8, ये इसका कॉस्ट ऑफ फंड्स। लेस करोगे तो आपको मिलेगा नेट सेविंग्स इज 0.12 विच इज 12,000। सेम आंसर, इंक्रीमेंटल से दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब अल्टरनेटिव 2 के अंदर आप क्या मान सकते हो कि अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपन पहले प्री टैक्स मान लेते हैं, तो उसको अपन पहले पोस्ट टैक्स बनाएंगे, इसको पोस्ट टैक्स बनाएंगे तो 8.4 हो जाए 4% हो जाएगी। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोनों अप्रोचेस से, बट इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे नुकसान हो गया, नेट बेनिफिट कम हो गया, तो यहाँ पे आपको नेट लॉस हो रहा है 42,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो अपने को इंप्लीमेंट इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको भी इंक्रीमेंटल से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इंक्रीमेंटल सॉल्व हो जाएगी, दोनों के अंदर इंक्रीमेंटल पॉसिबल है, जिससे भी करके आओ आप, मार्क्स मिलने चाहिए आपको। ठीक है, अल्टरनेटिव 1
मतलब सी वाले में पूछा स्कीम इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर दोनों अल्टरनेटिव अपने लिए, एक तो उसको प्री टैक्स मानने का, एक पोस्ट टैक्स मानने का। ज़्यादा चांस पोस्ट टैक्स वाले का है, तो पोस्ट टैक्स वाले के अंदर तो यस आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपने प्री टैक्स मान लिया है तो आप बोलोगे नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब लेट्स होप कि ऐसे ही दोनों अल्टरनेटिव्स मौजूद कराए सोल्यूशन के अंदर, आई ऑल्सो होप। ठीक है, तो अपन ने डिस्कस कर लिया, दिस वॉज द पेपर दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन है 4A 4B 4C 4। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था पेपर रिव्यू के अंदर कि ये अपने नोट्स के अंदर कवर्ड है। FM 360 जो अपने नोट्स है उसके अंदर मैंने पूरा हाइपोथेसिस के आपको अजम्पशंस दिखा रखे हैं, बस वो एज इट इज लिखने थे, सिंपल ही था इसके अंदर। तो आप लिख सकते हो कि अच्छा सबसे पहले तो आप नो टैक्स वर्ल्ड मान लोगे, जिसको अपन बोलते हैं नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल वगैरह, वही सब चीज़ें कि ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। ये सारे आपको अजम्पशंस नोट्स में लिखे, मैंने आपको बोला भी था कि तो कॉमन कॉमन अजम्पशन है सारे थ्योरी के अंदर, यही अजम्पशन आते हैं, तीन चार याद कर लो, बस वो चार लिख देते मार्क्स मिल जाते, इसके अंदर कॉमन ही है। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। देन एक लास्ट होता है इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स, एक चार लिख के जाते खत्म हो जाता, मार्क्स मिल जाते आपको उतने में। ठीक है, चलो देन उसके बाद अपन आते हैं बी वाले पे। बी वाला मैंने आपको कहा था ये अपने थ्योरी मैराथन में से ही है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात हो रही है इसके अंदर कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के मोड बताओ, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व। ठीक है, ये इसको अपन बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस मैंने आपको बताया था कि एक पैकिंग क्रेडिट होता है, एक पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता है थ्योरी मैराथन के अंदर। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज मॉडिफाई करी है, ऐसे प्लेन नहीं पूछ लिया। अगर आप थ्योरी मैराथन में देखोगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन फीचर फॉर्म्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, और यहाँ पे लोगों ने उसकी डेफिनेशन लिख दी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। इतना वर्ड ट्विस्ट तो करेगा यार। और मैंने आपको समझाया भी था कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। जब पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात हो रही है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना था, देन उसके 3 फॉर्म्स बताने थे, सेम उसके अंदर मौजूद है थ्योरी मैराथन के अंदर। ठीक है, हाउ डू द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिफर, एंड आपको बता दिए इन चारों चीज़ों पे बताना है, ये भी थ्योरी मैराथन के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसमें से ही लिखना था। तो अगेन रिसोर्सेज हमारे हमारे थ्योरी के अंदर हमारे रिसोर्सेज से आप बोल सकते हो 10/10 की लगी है। ठीक है, अगर सिर्फ थ्योरी मैराथन देखोगे तो 6/10 की लगी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नया है जंग बॉन्ड्स वाला, इसके लिए आपको पूरा ऐसे का स्टडी मैट पढ़ना पड़ेगा जो बहुत मोटा टाइप्स ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, तो उसमें से ये एक पूछा इन्होंने। ठीक है, इसको इग्नोर भी कर सकते थे। अच्छा, तो ये था अपना पेपर डिस्कशन, लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को डिस्कस करनी है, बोथ फॉर जो लोगों ने मई 26 में पेपर लिखा है एंड जो सितंबर 26 और जैन 27 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ समझना रहा, देख पहले मई 26 वालों की बात कर लेते हैं। देखो यार, तुम लोगों ने अपने मार्क्स इसके बेस पे शायद कैलकुलेट किए रहेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सोल्यूशन है जो आपको लॉजिकल लगता है, बट वो इसमें उसका आपको आंसर नहीं दिखा, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे हिसाब से लॉजिकल सोल्यूशन था, मैंने डाला है, बट मुझे इसमें मिला नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं अपने हिसाब से जितना लॉजिकल सोल्यूशन सोच सकता था मैंने डाले, जितने बच्चों से मेरी बात हो सकती थी मैंने बात करके, उन्होंने क्या क्या अल्टरनेटिव करे रहेंगे मैंने यहाँ पे डाले। मैंने बहुत अल्टरनेटिव डाले, आपने देखा रहेगा कितने कितने अल्टरनेटिव डाले। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपने शायद कुछ और सोचा हो जो आपको शायद इसमें नहीं मिले, चांसेस कम ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का हो। तो आप अगर ऐसा लगे तो हताश मत होना, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपन डिस्कस कर लेंगे अगर ऐसा कोई भी केस होगा तो। एंड एक और चीज़ समझना, लॉजिकल सोल्यूशन जो थे वो अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही इलॉजिकल सोल्यूशन के भी मार्क्स दे सकता है, क्योंकि उसको रिजल्ट मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है कि इलॉजिकल की भी मार्क्स दे रहा है। अगर मैं वो लेने लग गया हूँ तो फिर तो हर चीज़ के मार्क्स हो जाएंगे ना। तो मैंने लॉजिकली डिस्कस किया, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कोई सा सोल्यूशन है जो ऐसे को लगता है कि सभी गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लॉजिकल सोल्यूशन का भी मार्क्स देने लग जाए ऐसा, क्योंकि ऐसे तो अपना माई बाप है, वो क्या करता है तो वो तो वही जाने। हम तो इंसानियत की एक लिमिट सीमा में बंद के सिर्फ लॉजिकली सोच सकते हैं, ऐसे ही तो अपने माई बाप है। तो हो सकता है कि आपको कुछ इलॉजिकल सोल्यूशन के भी मार्क्स मिल जाएं, तो आप हताश मत होना कि आपको लगता है अगर आपका स्कोर टोटल आ रहा है तो टोटल आपका स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा है, तो अगर आपको लगता है आपका स्कोर बॉर्डर के ऊपर है, मार्जिन पे है, तब भी हो सकता है कि आपको पास करा दे ऐसे ही, बिकॉज ग्रेस मार्क्स भी होते हैं, उसको अपना रिजल्ट मेंटेन करना है। सो काफ़ी उसको रिजल्ट पास तो कराना है ना बच्चों को, एंड काफ़ी सारे बच्चों ने बोला टफ हुआ है, तो रिजल्ट तो मेंटेन करना ही है ना, तो हो जाएगा, हो सकता है आपको तभी पास करा दे। तो आप हताश मत होना, विल होप फॉर द बेस्ट। आपको कुछ भी डिस्कस करना इसके रिगार्डिंग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब से बात करते हैं सितंबर 26 में जो देने वाले हैं, जैन 27 में देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आगे बढ़ने से अच्छा थोड़ा सा प्रमोशन कर दूँ मैं खुद का, थोड़ा सा
ठीक है, देखो अगर आपको हमारे बैचेस एंड बुक्स वगैरह परचेज़ करनी है दोस्तों, तो आप वी स्मार्ट की वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जैन 26 के अंदर अपना रिजल्ट अच्छा आया था, इस बार भी मई 26 के अंदर भी काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। देखो ऐसा नहीं है कि सबका ही पेपर खराब हुआ है मई 26 के अंदर। काफ़ी सारे बच्चों को मुझे मैसेज आए कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन लेके गए थे कि पेपर ऐसा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने सुपर 100 हमारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो किया था, रिवीजन वीडियो देखा था, सुपर 100 को लिख के किया था। ठीक है, देन मॉक टेस्ट लिख के किया था। ऐसे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने खुद ने ग्रुप के अंदर बताया है, पर्सनल डीएम्स किए हैं। ठीक है, तो बात ये वही राजा कि अगर आप राइट इंटेंशन से पढ़ोगे ना, तो आपको पेपर मैनेजेबल लगेगा। एंड यू हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि आगे के जो अटेम्प्ट्स होंगे ना, उसमें यही लेवल मेंटेन होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि इससे अगर नीचे आ गया तो उसे अपन ईजी बोलेंगे। ये कंटिन्यू रहने वाला है लेवल। ऐसा नहीं कि इसके नीचे वाला एवरेज होगा, इसके नीचे वाला ईजी होगा, ये मेंटेन होने वाला है। ठीक है, इसी लाइंस पे रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, कोई भी सीरीज फॉलो कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन लेके चलना कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आने वाला है, नहीं था राजा, वो गए जमाने। 2021-22 से देख रहा हूँ कि पेपर ऐसे ही मेंटेन है। सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे एंड उसके अंदर आपको छोटे मोटे ट्विक्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पेपर वेटेज दिखाया अभी। ठीक है, अभी जो पेपर आया था, इसके अंदर जैसे 37 मार्क्स के फेमिलियर क्वेश्चंस थे। ठीक है, 37 मार्क्स के फेमिलियर क्वेश्चन थे जो हमारे सुपर 100 क्वेश्चन बैंक वगैरह में से मौजूद थे। ठीक है, उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस सब में ही हैं, सब में ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो तो लेके ही चलना पड़ेगा, वो तो बाय डिफॉल्ट होगा ही। राइट, 13 मार्क्स के नहीं बने थे। सिमिलर लाइंस के ऊपर पेपर आपका आगे भी बनने वाला है, तो आपको उस अकॉर्डिंग रेडी रहना पड़ेगा राजा। उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऊपर से सिर्फ क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, अपने को लॉजिक समझना पड़ेगा। देखो कि सुपर 100 को हम कितना डेप्थ में जाते हैं लॉजिक्स के। बच्चे तक मैसेज करते थे जितना लॉजिकल आप पढ़ाते हो उतना कोई नहीं पढ़ाता, तो आपको उतने लॉजिक में जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, एफएम इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर ऐसे ही जा रहा है उस डेप्थ में, एंड आपको भी जाना पड़ेगा। आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो प्लीज़ आप उसको लॉजिकली पढ़ो, चीज़ों को एज इट इज़ याद करने की कोशिश मत करो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से करनी है। एवरीथिंग हैज टू बी इन राइटिंग। टीचर का सोल्यूशन सुन के उसको लिखते हुए देख लेने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना है। सुपर 100 के स्टार्टिंग में 50 में दोनों में बोला है, लिख के करना है, अच्छे से लॉजिक समझना है। मॉक टेस्ट हैज टू बी इन राइटिंग, मॉक टेस्ट भी आपको देना है। मॉक टेस्ट दिया था ना, कितने बच्चों ने राइटिंग में दिया? जिन्होंने दिया वो खुश हैं, आज पेपर उनका अच्छा हुआ। आप लोगों ने दिया, कितने लोगों ने दिया? देख लिया सबने ऊपर ऊपर से, सॉल्व नहीं किया राइटिंग में। करना पड़ेगा राजा, उससे आप एग्जाम में स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस थी आप लोगों के लिए। इस अकॉर्डिंग आप आगे के लिए प्रिपेयर करना, इस अकॉर्डिंग आपको जाना है। ठीक है, एंड क्लास में तो अपन सारी चीज़ें डेप्थ में जाते ही हैं, बस आप उसको वो तवज्जो भी देना जो आप डेप्थ अपन जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इस बार काफ़ी मेहनत करी हम लोगों ने, आपने हमने मिलकर काफ़ी मेहनत करी आपके पेपर्स के लिए। बच्चे रात रात तक जगे हुए थे पेपर्स की तैयारी करने के लिए, हम लोग आपकी रात रात तक बैठ के डाउट्स ले रहे थे लास्ट मोमेंट तक। राजा बहुत मेहनत करी। आई होप हम सबका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, जितना आप एक्सपेक्ट करके चले उससे भी ज़्यादा आपको स्कोर अचीव हो। दैट्स व्हाट वी विल होप। ठीक है, आप लोगों ने टेलीग्राम डीएम्स में तो मुझे बताया ही आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो अगर आपको हमारे रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिख के चल जाना, दैट वुड मीन अ लॉट। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते रहेंगे। अभी तक तो सी एग्जाम्स, इंटर एग्जाम्स खत्म हुए हैं, आगे भी हमें साथ बना हुआ है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एग्जाम तक ही थे, आगे भी बने रहेंगे आपकी जर्नी के लिए। मिलते रहेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, हाइप वगैरह कर देना। ठीक है, मिलते रहेंगे दोस्तों, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे एंड चिल जरूर करते रहना। ठीक है, यू डिजर्व इट, आप लोगों ने एग्जाम्स में बहुत मेहनत करी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।